चलिए गाइस, तो शुरू करें। और जैसे अब ज्वाइन करना होगा तो ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लॉइटेड लॉट ऑफ टाइम्स। सो मैं जब तक माया क्लोज कर दूं, माया में भी हमारे काफ़ी आउटपुट आ रहे हैं। और प्रीवियस मैंने लाइट्स के विषय में आपको एक चीज़ बताया था, कास्टिक वाला। तो कास्टिक का मैं पहली चीज़ बता दूं कि आर्नोल्ड जो है वो केपेबल नहीं है कास्टिक निकालने के। ठीक है, कास्टिक का मतलब वो होता है कि पानी के अंदर जब लाइट ट्रैवल करती है तो ज़मीन पे जो बनता है ना। हाँ, तो आप इंटरनल रिफ्लेक्शन दे सकते हो, यानी जो वहाँ कास्टिक के अंदर पे जब एमिशन ऑन कर देते हैं ना तो इंटरनल रिफ्लेक्शन बनने लगता है, वो दे सकते हो आप। लेकिन अगर आप कास्टिक को जैसा आप पानी का बिल्कुल ट्रैवल कराने वाला चाहिए तो उसके लिए आपको आर्नोल्ड की लाइट नहीं लगेगी, फिर आपको दूसरा रेंडर यूज़ करना होगा, जैसे ऑक्टेन रेंडर हो गया या फिर लूमियन, क्योंकि वो केवल स्पेसिफिक कास्टिक के लिए बने रेंडर हैं। तो आर्नोल्ड की कैपेबिलिटी नहीं है, ये उसके क्या बोलते हैं ऑटोडेस्क डॉक्यूमेंटेशन में डाल दिया गया है कि भाई ये जो कास्टिक्स है, कास्टिक अभी अर्नोल्ड नहीं आया है, अर्नोल्ड उतना लेवल के कास्टिक जनरेट नहीं कर सकता। तो कास्टिक अगर कभी जनरेट करना हो तो वो आपको फेक करना पड़ेगा, यानी टेक्सचर फेक बनाना पड़ेगा। ठीक है, सो दैट इज़ तो डिफरेंट थिंग जो कास्टिक का रिलेटेड था। वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कास्टिक ऐसा नहीं है कि हर बार बनाने पड़े। ठीक है, लेकिन जब बनाने की ज़रूरत पड़े तो ऑक्टेन वगैरह पढ़ लेना, वो वहाँ से आप देख सकते हो। लेकिन आर्नोल्ड का जो बाकी चीज़ों में रेंडर है वो अच्छा है। ठीक, और क्या बचा था, मैंने कुछ बताया था लाइटिंग से रिलेटेड, और क्या क्या चीज़ें, वॉल्यूमेट्रिक लाइट हो गई हमारी, 3 पॉइंट लाइटिंग कंप्लीट हो गया, एक्सटीरियर लाइट कंप्लीट हो गया हमारा, और सन लाइट आपको समझ में आ गई। हाँ, लाइट लिंकिंग एक्सक्लूजन लाइट्स का बताया था मैंने, लेकिन वो इसमें होता है, ये वाले में हो रहा था ना, स्पॉटलाइट। लाइट लिंकिंग आर्नोल्ड के क्वाड लाइट्स। नॉर्मल स्टैंडर्ड लाइट्स में तो वो होता है जैसे मैंने बताया था प्रीवियस, कोई भी लाइट में आपका वो एक्सक्लूजन आपको मिलता है, ये एक्सक्लूड बटन मिलता है यहाँ पे। आर्नोल्ड के अंदर पे ये ऑप्शन, ये तो कम्प्लीटली इंस्टॉल्ड नहीं है, यहीं पे बटन मिल जाता है। नहीं नहीं, लाइट लिंकिंग रेंडरिंग में नहीं आएगा। आई थिंक देखना पड़ेगा किस में है वो ग्रुप ऑप्शन।
ग्रुप मैनेजर सिस्टम तो है। क्या सो दैट आई हैव टू सी कि वो ऑप्शन नहीं, इसमें नहीं है, माया में है। आ जाओ आ जाओ। माया में लाइट लिंकिंग आ गया है और मैक्स में नहीं है। मैक्स में नहीं है, वही मैं बता रहा था ना कि लाइट कुछ मैक्स का अर्नोल्ड जो है वो अभी धीरे धीरे ऐड करेगा। तो लाइट लिंकिंग जनरली क्या होता है, आप लिंक कर सकते हो लाइट को। एक्सक्लूजन सिस्टम बता दिया था ना, लाइट नॉर्मल लगाते हैं तो उसमें से कितने हिस्से पे पड़ेगी कितने में नहीं पड़ेगी, वो सेट कर सकते हो आप कि कौन से ऑब्जेक्ट पे पड़े कौन से ऑब्जेक्ट में नहीं पड़े। वो चीज़ आप सेट कर सकते हो। तो अर्नोल्ड में अभी ये चीज़ नहीं आया है, मैक्स के माया के में आ गया है। बट गेमिंग वालों को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वीएफएक्स वालों को थोड़ी सी टेंशन लेने की ज़रूरत है। क्योंकि गेमिंग वालों को यहाँ पे इस पॉइंट पे लाइटिंग का कोई काम नहीं होगा आप लोग का। ठीक है, आप लोग माया की लाइटिंग ज़रूर मैक्स की लाइटिंग ज़रूर सीख सकते हो, लेकिन आपका काम यहाँ नहीं होगा। आपका काम कहाँ होगा, अनरियल में, अनरियल की लाइट्स के साथ काम रहेगा। ठीक है, तो वहाँ पे आपको लाइट लिंकिंग लूमन सारा कुछ मिल जाएगा। वो सब चीज़ आप सेट कर सकते हो कि कितनी लाइट सेलेक्ट करना है कितना नहीं। अभी फ़िलहाल जो वीएफएक्स वाले हैं उनको जो स्टैंडर्ड लाइट सिस्टम है उसके साथ ही वर्क करना पड़ेगा। ठीक, अगर आपको लाइट लिंकिंग सिस्टम चाहिए है तो, नहीं तो आपका आर्नोल्ड है, आर्नोल्ड से आप लेट कर सकते हो सारी चीज़ें एचडीआर वगैरह लगा के, है ना। तो हम लोग इसको रेंडर कर रहे थे। दो चीज़ें हम लोग ने फाइंड आउट की, एक तो कास्टिक अवेलेबल नहीं है आर्नोल्ड के अंदर, अभी फ़िलहाल कास्टिक्स नहीं आए हैं इसके अंदर, और दूसरा लाइट लिंकिंग मेथड नहीं आया हुआ है। ये दो मेथड अभी अर्नोल्ड के अंदर सॉफ्टवेयर में ही नहीं डाला गया है। इतने क्रूशियल चीज़ भी नहीं है कि आपको बहुत ज़रूरत पड़ जाए उस चीज़ की, है ना। केवल कास्टिक्स जो है उसके लिए बस ज़रूरत पड़ती है, बाकी वो भी उतना काउंटेबल नहीं है। यहाँ पे जो हम आउटवर्क देख रहे हैं इसमें हम देख रहे हैं कि इसका रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा है। लाइट की रेज अंदर तक ट्रैवल करें, इसके लिए रेंडर सेटअप्स के अंदर पे सारे ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, लाइट के अंदर। तो अभी जैसे हम जो लाइट ऑप्शन देख रहे हैं इसमें आप देख रहे हो कि बहुत सारी ग्रेन्स आ रही हैं। ये ग्रेन्स रिमूव करने के लिए आपको सैंपल सिस्टम ऐड करना होगा। सैंपल कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। आ जाते हैं आर्नोल्ड के अंदर। अब इसको थोड़ा सा आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं। तो सबसे पहले डी नॉइज़र जो है ये हमने किस चीज़ के लिए लगाया है, नॉइज़ ख़त्म करने के लिए अलग से एक लगाया हुआ है डी नॉइज़र, जो कि आर्नोल्ड के सबसे नीचे वाले शायद ऑप्शन में हमको इमेजर के अंदर मिल रहा था, जो हमने उधर पे आर्नोल्ड रेंडर प्रीव्यू में ऑन किया था, है ना। यहाँ से ऐड करके भी हम ऐड कर सकते हैं डी नॉइज़र ऑप्टिक्स। ठीक, तो ये ऑन कर देंगे तो उसी से रिलेटेड एक टैब दिया हुआ है कि आउटपुट डीनॉइजिंग अलग से भी निकाली जा सकती है। ठीक, पहली चीज़ इसका आउटपुट कैसा नज़र आएगा। सो आई विल बी टेकिंग अ रेंडर, लेट्स सी। केवल डीनॉइजर हमने लगाया हुआ है, बाकी हमारी सारी सेटिंग्स जो है वो 2 2 4 4 की उस पर बनी हुई है कैलकुलेशन। तो अब देखो डीनॉइज होगा तो ब्लर हो रहा है, सॉफ्ट हो गया लेकिन थोड़ा सा ब्लर भी रहेगा, बट चल जाएगा, क्लीन अप रहेगा। तो ऑप्टिक्स का जो डी नॉइज़र है वो बहुत अच्छा है, बहुत क्वालिटी वाइज है, तो ऑप्टिक्स वाला लगा सकते हो आप डी नॉइजिंग सिस्टम। ये रेंडरिंग कंप्लीट ही कर रहा ना, ये देखो थोड़ा थोड़ा ज्योमेट्री रह गई। एक्सपोजर बहुत अधिक है सीन में, तो एक्सपोजर फिर शिफ्ट करेंगे। देखो यहाँ पे एनालिसिस आता है, रेंडरिंग एनालिसिस, इससे पता चलता है कि कितना टाइम लेगा, वो यहाँ टाइम रिमेनिंग पे लिख के आता है। अभी ये जो बन रहा है इसका मतलब है बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है जो उसको समझ नहीं आ रही, तो इसलिए टाइम एस्टिमेट नहीं चालू किया है।
अगर उसके कैलकुलेशन के विद इन होगा तो टाइम बता देगा कि इतने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। रेंडर सेटिंग में क्या क्या लगा हुआ है, व्यू पोर्ट पर्सपेक्टिव लगा है, स्टार्ट टाइम 0, एंड टाइम 0, यानी फ्रेमिंग क्या है वो, nth फ्रेम यानी कितने फ्रेम्स इसके बिटवीन आ रहे हैं, तो एक ही फ्रेम आ रहा है। हिडन ज्योमेट्री हाइड है, रेंडर एटमॉस्फेयर यस ऑन है, और यूज़ एडवांस लाइटिंग यस ऑन है। ये एक्चुअली में दोनों लाइट्स के अंदर पे ऑन किए जाते हैं। एडवांस लाइटिंग यानी कैलकुलेशन लाइट की कंट्रोल करना, तो इसको रीड करना रहता है, देखना रहता है इनमें से कौन सी वैल्यू कम की जा सकती, ज़्यादा की जा सकती, ताकि आपका रेंडर जो टाइम है वो कम हो जाए। विड्थ हाइट पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो 1, हाँ 1.777 इमेज एस्पेक्ट रेशियो भी है। रेंडर टू फील्ड्स नो, फोर्स टू साइड ऑन है, और कंप्यूटर एडवांस लाइट नो। अभी कंप्यूटर एडवांस लाइटिंग नो पे सेट है, जो कि हम लोग अभी नहीं करना चाह रहे। सी काफ़ी क्लीन आ रहा है डी नॉइजर में। हाँ हाँ। ओके सो डी नॉइज़र अभी पहले एक्सपोजर बहुत अधिक है, तो हम क्या करेंगे, रेंडर सेटअप को थोड़ा सा क्लोज करते हैं और लाइट एक्सपोजर को सेलेक्ट करके टारगेट लाइट और इसका एक्सपोजर देखते हैं कितना है। और दिस इज़ योर वो वाली लाइट ना, ये स्पॉट लाइट है, स्पॉट है। हमें चाहिए जो एक और लाइट लगा हुआ है, और स्काई लाइट लगा हुआ है, वाइट कलर का। अच्छा ये एच लगा है, और एक्सपोजर देखो 1, एक्सपोजर इतना अधिक कैसे आ रहा है फिर। एक्सपोजर बहुत अधिक आ रहा है। सीन में एक्सपोजर बहुत है, तो फिर एक्सपोजर हमें इन्वायरमेंट में मिलेगा। ठीक है, और कास्टिंग शेडो ऑफ कर देता हूँ। शेडो कास्ट ऑफ करने से वो थोड़ा सा व्यू फील आएगा एकदम। और जो हमारा
दोनों वैल्यू कम कर देते हैं क्योंकि हमें इतनी ज़्यादा लाइट नहीं चाहिए, पता नहीं वो लाइट इतनी ज़्यादा क्यों आ रही है। अब जो वैल्यू है वो डायरेक्ट इधर से काउंट हो रही होगी। केवल मेंढक की लाइट कैलकुलेट होगी, शेडो की कैलकुलेट होगी, बाकी कैलकुलेट नहीं होगी। जो लाइट है उसी के थ्रू कैलकुलेशन हो रहा है, बाकी तो रिफ्लेक्शन वगैरह मटेरियल कैलकुलेट कर रहा है, सारी वैल्यू वहाँ से आ रही है। ऋषभ तो बहुत काम कर रहा है। ग्रुप में देखो ना, पहला मैसेज डाला हुआ है। ओके, रेंडरिंग अब हो गई है। ठीक है, तो कलर्स अगर आपको कोई कंपोजिशन के अकॉर्डिंग सेट करने हैं तो दैट यू कैन सेट दोज कलर्स, और या फिर अपना क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम कीज़ और वो कीज़ जो है वो अप्लाई करनी है। अब केवल लाइट का ही खेल रह जाता है पूरी चीज़ में, है ना। कैलकुलेशन लाइट से ही करनी होती है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, ऑलरेडी पर्सपेक्टिव में है हम ना, सन की जो स्काईलाइट समझ में तो आ गया था ना, इसमें और कुछ नहीं है, केवल आपका इमेज का ही खेल होता है। और इमेज को कंट्रोल करने के लिए मैंने वहाँ बता दिया था कि आप टेक्सचर मैप को रोटेट करोगे तो ये इमेज यहाँ रोटेट होगी, है ना, या इसको भी ऐसा रोटेट करोगे तो इमेज रोटेट होगी, राइट। इसके अलावा इस लाइट में कुछ नहीं है। तो इसको जैसे मैं ऑफ कर देता हूँ, राइट, एंड आई विल टेक अ रेंडर। ठीक है, हमारी स्कैन लाइट तो ऑफ हो गई है, और यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, यूज़ मैप ऑफ कर देते हैं। ठीक है, एच डी आर आई लाइट वापस से मैंने कंट्रोल जेड करके ले आया, और वहाँ से एक्सपोजर से बंद कर दिया क्योंकि उसके बैकग्राउंड में देने के कारण गड़बड़ आ रहा था, सारा एक्सपोजर उसके ऊपर में कैरेक्टर के ऊपर आ जा रहा था। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब लेट्स जस्ट से मैं यहाँ पे कुछ थोड़ा सा इनोवेटिव चीज़ ऐड करेंगे। विल सेलेक्ट अ ज्योमेट्री।
ठीक है, 3 यहाँ पे ज्योमेट्री हमारी सेट है। अब हम क्या करेंगे, एक और लाइट लेके आएंगे और अर्नोल्ड की अगेन विल क्रिएट दैट लाइट, प्रोबेबली आई विल क्रिएट दैट लाइट ओवर हियर। और ये लाइट जो है अभी स्पॉट पे सेट है, तो इसको स्पॉट से चेंज करके मैश कर दो। अब मैश लाइट क्या करती है, बस सिंपली यहाँ पे मैश को सेलेक्ट करना है और क्लिक करना है। ठीक, तो क्या हुआ, अभी उसने इस पूरे मैश को लाइट बना दिया। तो मैश से लाइट चालू हो जाएगी आना। तो सारी सेटिंग जो है वो लाइट की रहेगी। तो मैं इसको जैसे टेक्सचर नहीं, फिर प्रोबेबली कलर दे देता हूँ, और इसका कलर जो है वो एक मैश से लाइट फेंकी जा रही है। ठीक, अब इसका यूज़ जो है वो हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये कि एक जगह से बाउंस लाइट क्रिएट करना है, तो सिंपल मैश लगाए, उसी में से बाउंस क्रिएट कर दिए। मैश जो है वो गायब गायब हो जाता है, बाय डिफ़ॉल्ट जो मैश होता है ना वो गायब हो जाता है, क्योंकि वो मैश बन चुका है। हाँ, वो सीन में दिखता नहीं है। ठीक, और लाइट शेप विजिबल, कोई और ऑप्शन यहाँ पे दिख नहीं रहा है। ठीक, नहीं तो थोड़ा सा और इलेबोरेटेड वर्जन में जाएंगे तो माया के अंदर में क्या होता है कि वहाँ आपको मैश ज्योमेट्री भी दिखती है, आप दिखा सकते हो मैश ज्योमेट्री। तो अभी जैसे यहाँ पे हमने जो सेट किया, इस पे मैं अगर क्या करूँ, थोड़ा सा एक्सपोजर जो है वो 0.4 दे दूँ, और फुल नॉर्मलाइज एनर्जी के साथ, यानी कि कोई भी एनर्जी जो है वो 0.4 से अधिक ना जाए, यूनिफॉर्म रहे। और सैंपल सबके 4 और 2 रहेंगे, कास्ट शेडोज़, और कास्ट शेडोज़ ऑन कर देते हैं, एटमॉस्फेरिक ऑफ कर देते हैं, यानी इन्वायरमेंट में और कहीं पे भी हमें शेडोज़ नहीं चाहिए है, एक ग्लो सा चाहिए हमें। ठीक, और जो ये बाकी हैं इनमें क्या करेंगे, हम एक मैप लगा देते हैं। सेम मैप लगा देते हैं, इस पे भी सेम मैप लगा देते हैं। ठीक, और एमिशन जो है वो अच्छा तगड़ा ग्लो कर देते हैं। चार पे डाला है इसलिए वो थोड़ा सा कम वैल्यू आ रही है। लेट्स सेलेक्ट टर्न ऑन लाइट 2 मैश, और नॉर्मलाइज बस ऑफ कर दो, 0.4 पे है वो। हल्का सा वैल्यू खींचने लगी है अब ज्योमेट्री के ऊपर में, तो आप यहाँ पे वैल्यू जो है वो 0.8 1। हल्की हल्की ग्लोज बाकी जगह काउंट होना शुरू हो गई हैं। एमिशन जो है वो तो खैर सेल्फ ग्लो नहीं देगा, वो बस सेल्फ ग्लो ही होता है एमिशन, बट वो क्या बोलते हैं बाहर ग्लो नहीं फेंकता। तो उसके लिए एक एरिया पे अगर आपको कलर देना है तो फिर देन यू कैन। अटक गया वो।
अटक जाता है वो। एक्चुअली में क्या है कि जब 3-4 एक्स्ट्रा सेटिंग आ जाती है ना तो फेटल एरर आता है, वो फंसता है, तो इसलिए पहले ही बंद कर दो। हो गया। वैल्यू कैलकुलेशन आप कर सकते हो, वो थोड़ा स्प्रेड कैसा होगा, डिके कितना होगा, वो सब सेट किया जा सकता है जितना रेजोल्यूशन की वैल्यू को हम कम करेंगे इंटेंसिटी एक्सपोजर को। थोड़ा सा ये वाला कलर रखेंगे। और सैम्पल्स रेजोल्यूशन ठीक है, बाकी सारी वैल्यूज़ हमारे पास एटमॉस्फेरिक शेडोज़ वगैरह सब ऑन है। ठीक है, ये भी शेडोज़ बनाएंगे और ये भी लाइट्स इंफॉर्मेशन क्रिएट करेंगे। ठीक, अब इसको थोड़ा समझते हैं कि जनरली देखो कॉमन में तो क्या आता है, यहाँ पे एनिमेशन निकालना हो तो आपको रेंज बतानी पड़ती है 0 to 100। टाइम आउटपुट का मतलब होता है आपको क्या चीज़ निकालना है और कितना निकालना है। अगर वो एनिमेशन है तो सिंगल से हटा के एक्टिव टाइम सेगमेंट या रेंज पे रखिए। एक्टिव टाइम सेगमेंट का मतलब है वो कम्प्लीटली पूरी की पूरी टाइमलाइन को ले लेगा अपने आप। रेंज पे रखोगे तो 0 to 100 रखेगा, यानी आप अपनी मर्जी से वैल्यू बता सकते हो कि रेंडर जो है वो 30 फ्रेम तक का निकले या पूरा 100 का निकले, या उसको 1000 भी करना हो तो 1000 भी कर सकते हो। ठीक, तो यहाँ से एनिमेशन निकालने का ऑप्शन आता है, जो मैंने अभी बताया था ना कैमरा फिक्स करने वाला। हाँ, तो उसका रेंडर निकालने के लिए रेंज 0 to 100 करना पड़ेगा, सिंगल के लिए सिंगल। एरिया टू रेंडर कितना रीजन, तो रीजन जनरली कहाँ होता है, मैंने दिखाया था प्रीवियस। आप ना सेलेक्ट कर सकते हो कि एक पर्टिकुलर रीजन एरिया जो है ना वो सेलेक्ट हो सकता है। ये देखो, ऑटो रीजन एरिया, एरिया टू रेंडर सेलेक्टेड, रीजन, सॉरी रीजन। तो यहाँ पे आपको रीजन मिल जाएगा कि जितना एरिया पे आपको केवल रेंडर करना है उतना एरिया सेलेक्ट करके आप रेंडर कर लो। ठीक है, तो वहाँ क्या होगा, उतना एरिया रेंडर हो जाएगा। ठीक है, तो सेम रेंडर में दो अलग अलग रेंडर भी निकाले जा सकते हैं, आपके ऊपर है, आपकी चॉइस के ऊपर है। या एक ही हिस्से का आपको बार 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 देखना है तो आप छोटा सा रेंडर लगा के देख लो, तो इसमें क्या होगा, मेमोरी कम आएगी। ठीक, ठीक। नाउ आउटपुट जो होगा ये हम व्यू कर देते हैं, तो जो भी व्यू पे सेट कर रहे हो वो आ जाएगा। आप रीजन करोगे तो देखो यहाँ पे भी आपको मिल सकता है, इधर पे भी ऑप्शन मिल जाएगा व्यू पोर्ट के अंदर। तो ये चॉइस के लिए होता है, आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हो किसी में भी। ठीक, आउटपुट साइज किस साइज में निकालना है, वीडियो क्वालिटी, तो इसी का रिमोट दिख रहा है। हाँ, चालू कर लो। तो आउटपुट साइज जो है वो आपको किस साइज में वीडियो निकालना है, या वीडियो नहीं तो फाइल कितने साइज में निकालनी है, पीएनजी सीक्वेंस भी निकालना है तो कितने साइज में निकालना है, वो यहाँ से होगी। पूरे के पूरे वही प्रीसेट्स हैं जो अब तक देखते आए हो, तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करने वाला। अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो इसमें से कि ये हैं क्या। जनरली ये वो फ्रेम साइज ही है ना, सब है, सब है ना। सिने, पैनाविजन, एनामॉर्फिक लेंस का है तो वो भी चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, विस्ता विजन, है ना। तो जो भी फ्रेम है उस फ्रेम के अकॉर्डिंग ये निकल आता है।
ऑप्शंस जो हैं यहाँ पे क्या मिलेगा, एटमॉस्फेरिक्स, यानी अगर आपने कोई एटमॉस्फेयर ऐड किया है तो वो इसके अंदर आएगा। एटमॉस्फेयर्स कहाँ मिलते हैं, अर्नोल्ड के अंदर ना, आप इन्वायरमेंट में जाओगे तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर मिलते हैं। मैंने ऑलरेडी कुछ एटमॉस्फेयर बताए थे क्या, सीन एटमॉस्फेयर में नो मैट पे क्लिक करोगे तो यहाँ आता है। अब आपको एटमॉस्फेयर में क्लिक करना होगा तो यहाँ पे वॉल्यूम आएगा और फॉग आएगा। वॉल्यूम शायद मैंने बताया था, जिसमें लाइट वॉल्यूम क्रिएट होता है, लाइट का फोकस वाला हमने स्पॉट लाइट का बनाया था। तो जब वॉल्यूम लगाओगे तो वॉल्यूम कैलकुलेट होगा, और जब फॉग लगाओगे तो फॉग कैलकुलेट होगा। नहीं भरा रहेगा वो भी, ये ऐसा रहेगा। बिल्कुल कर सकते हो, अरे बिल्कुल कर सकते हो भाई। आप ही पिछली बार वॉल्यूम कंट्रोल बताया था कैसे किए थे। बस एक अलग से नोड मिलता है मटेरियल एडिटर में, वैसे ही यहाँ पे भी स्लेट एडिटर पे हो जान दो, हो जान दो। जो दिख रहा ना आता हुआ, उसका कलर, उसका डेंस, उसकी डेंसिटी सब सेट कर सकते हो। बस वो टेक्सचर ही है। नहीं, फॉक्स से कैसे होगा। वॉल्यूम में एक लाइट का पूरा वॉल्यूम क्रिएट करके दे रहा था, और फॉग में तो सब जगह अप्लाइड है फॉग, वो तो यूनिफॉर्म सब जगह डेंस फॉग जनरेट कर रहा ना। वॉल्यूम में क्या कर रहा था, आपने स्पॉटलाइट लगाई तो स्पॉटलाइट का पूरा शेप बन रहा था, यानी कि जैसे कार के फॉग लाइट्स होती हैं, कार की लाइट चालू करो तो वो दिखता है ना पूरा वो वॉल्यूम बनता हुआ, वो वॉल्यूम वॉल्यूम लाइट से होता है। तो दोनों अलग अलग है, यूज़ अलग अलग होगा। और ये मार्केट से और भी मिल जाएंगे एटमॉस्फेयर्स, तो मार्केट से आप खरीद सकते हो, मतलब ला सकते हो एटमॉस्फेयर्स प्लगइन्स। गोबो प्लगइन्स आती हैं, गोबो प्लगइन्स जो हैं वो कास्टिक फेक करने के लिए यूज़ होती है, आर्नोल्ड की, है ना, तो वो ले सकते हो। चलेगा भाई चलेगा, अभी ऐसे थोड़ी ना, हमारा सेंटर भी है, खर्चा किया है। और क्या, रेंडरिंग हो रही है तो कूलिंग तो चाहिए है। ये तो गर्म हल्का हल्का हो रहा है, अभी उतना गर्म नहीं है। जब मैं वो ग्राफिक कार्ड का लगाऊंगा ना तो गर्म है थोड़ा सा। सेव तो है, माया कर चुका है। अरे ग्राफ कौन सा वाला है, ये वाला। क्या जी, हाँ ठीक है। तो ये यहाँ पे इतना सारा ऑप्शन है, मतलब इतना सारा फॉग आया हुआ है। आप स्लेट एडिटर में जाओ, इधर नहीं, लेट्स गो बाय स्लेट एडिटर, ठीक। और यहाँ पे इसी मटेरियल का यहाँ पे इंस्टांस क्रिएट कर लो। नाउ यू कैन सी डिस्टेंस, कलर, हाइट ऑप्शन आता है। डिस्टेंस 0 पे सेट होगा तो कोई फॉग नहीं रहेगा। 0.2 डिस्टेंस से फॉग जनरेट होना शुरू होता है। हाइट जितनी कम करेंगे उतना वैल्यू कम होगा। हाइट जितनी ज़्यादा करोगे वैल्यू उतना बढ़ता जाएगा, है ना। ज़मीन पे जो ग्राउंड ग्रिड प्लेन है वहाँ से चालू करता है वो। कलर जो है फॉग का, ब्लैक काहे करेंगे भाई, ब्लू करोगे ना। हाँ, ब्लैक देखना चाह रहे हो, ऐसा। आप सोच रहे थे स्मोक निकलेगा, है ना। स्मोक थोड़ी है। नहीं नहीं, ये फॉग से बादल नहीं, ये एक्चुअल में फॉग लाइट है। लाइट है तो वो लाइट के द्वारा जनरेट हो रहा है। अगर बादल सिंपल बनाने हैं आपको वैसे, तो टेक्सचर में अल्फा मैप करके बादल बनाइए, या तो फिर ज्योमेट्री लगा के उसको ब्लैक कलर का टेक्सचर दीजिए। हाँ,
नहीं नहीं, ब्लूमिंग नहीं, ब्लूमिंग में क्या होता है, ग्लो लाइट होती सब जगह, लेकिन वो ग्लो के कारण जनरेट होता है ना वो। यहाँ पे क्या होता है कि वो एक्चुअल में लाइट जहाँ जहाँ पड़ रही है ना, वहाँ वहाँ कैलकुलेट कर रहा है, ओपेसिटी मैप कैलकुलेट करता है, तो वो फॉग रहता है जनरली। लेकिन ये पार्टिकल फॉग नहीं होता है, मैं वही बोल रहा हूँ कि इसको बिल्कुल बोलना चाहिए एक सिस्टम के तहत उसको मत बांधो। कि अगर आप बोलोगे कि फॉग क्या होता है, तो रियल वर्ल्ड में तो पता है फॉग क्या होता है, लेकिन यहाँ कैसे कैलकुलेट होगा, यहाँ तीन चार चीज़ों से कैलकुलेट हो सकता है। एक तो पार्टिकल इफेक्ट से कैलकुलेट हो सकता है, लेकिन पार्टिकल इफेक्ट अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं। अब दूसरी कैलकुलेशन सीन की कौन कर रहा है, दूसरी कैलकुलेशन कर रहा है आपका लाइट। तो लाइट के बाउंसेस से कैलकुलेट हो रहा है कि जहाँ जहाँ लाइट पड़ रही है वहाँ वहाँ एक ओपेसिटी क्रिएट करते जाओ, कलर ओपेसिटी क्रिएट करते जाओ। ठीक है, वो स्क्रिप्ट समझो वो उस चीज़ के लिए है ना। तो इधर पे वो क्लाउड नहीं बनाएगा, यहाँ पे क्या बनाएगा, यहाँ पे आप ओवरऑल सीन में एक डिस्टेंस पे फॉग नज़र आने लगेगा, यानी जी डेप्थ क्रिएट करेगा। धीरे 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 इमेज गायब होती जाएगी, है ना। तो वो लाइट से कैलकुलेट करता है। 0.2 तो ठीक है, हाइट जो है वो कम से कम 3 कर देता हूँ। ओरिजिन कहाँ से जनरेट करना है वो भी सेट कर सकते हो आप। ठीक, और फॉग जो है वो थोड़ा सा मैं ग्रेश कर देता हूँ। ये देखो पूरे में ग्रे नज़र आने लगा। ब्लैक जो है वो कंप्लीट क्या हो रहा है ना। तो ये आपका वो नहीं है क्या, लाइट है ना, तो लाइट के अंदर आप एक यूनिफॉर्म जनरेट कर रहे हो कलर। और आपको वो ज़्यादा पसंद आ रहा होगा जहाँ तक मुझे लगता है, कि आपको काला धुआं ज़्यादा पसंद आए, एनिमे ज़्यादा देखने लगे हैं आप लोग। एनिमे ज़्यादा देखने लगे हो, इसलिए क्या, हाँ तो इसीलिए क्या है, फॉग जो है ना काला पसंद आता है। क्योंकि मांगा में ब्लैक और वाइट ही यूज़ होता है, और शेडोज़ के लिए ब्लैक यूज़ करते हैं, तो हर चीज़ वहाँ ना ब्लैक हो जाती है जो भी डार्क होता है। बट इट सीम्स रियली नाइस। सो फॉग जो है वो जनरली यहाँ से जनरेट होता है। ठीक, अब बारी आती है कॉमन इसमें, तो अगर आप एटमॉस्फियर्स हैं तो उसको कैलकुलेट कराना हो तो यहाँ से ऑन कर दो। अगर कोई रेंडर हिडन ज्योमेट्री है और आप चाह रहे हो कि वो भी कैलकुलेट हो, तो यहाँ से ऑन कर दो, है ना। एरिया लाइट्स एंड शेडो एज पॉइंट, यानी लाइट्स को लाइट्स की कैलकुलेशन कैसे करनी है तो वो ज्वाइन कर दो। वॉल्यूम्स कैलकुलेट करने के लिए, इफ़ेक्ट्स अगर आपने कुछ लगाए हुए हैं तो वो रेंडर करने हो तो उसके लिए, लाइट इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आपके इसमें नहीं दिखेंगे, वो आपके फोटोमेट्रिक लाइट और उस लाइट में रहते हैं, स्टैंडर्ड लाइट में। ठीक है, तो वो हम लोग आगे डेफिनेटली उसमें आएंगे, लेकिन वो स्टैंडर्ड लाइट में हम ज़्यादा इंडल्ज नहीं करेंगे, क्योंकि वो लाइट जो है वो कैलकुलेशन केवल प्रीव्यू कैलकुलेशन के लिए होती है। आप आर्नोल्ड के अंदर यूज़ कर सकते हो आर्नोल्ड स्टैंडर्ड लाइट। बस अंतर क्या होता है कि आर्नोल्ड के अंदर आप नॉर्मली एक्सपोजर 4 में आपको दिखने लगता है, लेकिन स्टैंडर्ड लाइट में आपको 20 30 40 एक्सपोजर करना है, वो रेंडर करता रहता है। लेकिन वो दिख नहीं रहा था उस समय, या किसी ने तो बोला था कि आर्नोल्ड के अंदर नहीं यूज़ होता है, शायद आप लोग ने नहीं बोला होगा, माया वालों ने बोला होगा। तो बता दूं फिर भी कि आर्नोल्ड के अंदर अगर स्टैंडर्ड लाइट ही लगाओगे, आर्नोल्ड की लाइट नहीं लगाओगे ना, तो वो स्टैंडर्ड लाइट भी कैलकुलेट होती है। बस उसका एक्सपोजर सेट करने का जो तरीका होता है ना, पावर, क्योंकि उसमें नहीं होता एक्सपोजर, तो उसका एक्सपोजर अलग तरीके से सेट करना पड़ता है। इंटेंसिटी और एक्सपोजर जो है ना वो बहुत ज़्यादा वैल्यू खाते हैं उसमें। ठीक है, तो आप कभी लगाओ अगर वो वैल्यू, तो बढ़ा के ही लगाना पड़ेगा आपको। तो माया में जनरली इशू हुआ था, इसमें नहीं, इसमें डायरेक्ट चल जाता है। मैक्स थोड़ा सा ज़्यादा फ्रेंडली है इन सब चीज़ों के साथ। ठीक है, सुपर ब्लैक अगर ऐड करना है, सुपर ब्लैक तो करिए। सुपर ब्लैक का मतलब है उतना कलर उतना ब्लैक दिखाए, एकदम कम्प्लीटली ब्लैक अगर आपको दिखाना है कॉन्ट्रास्ट, तो उसको ऑन कर सकते हो। वीडियो कलर चेक, रेंडर टू फील्ड्स, रेंडर हिडन ज्योमेट्री, जो जो एक्स्ट्रा चीज़ें आपकी लगेंगी वो सबका ऑप्शन यहाँ दिया है कैलकुलेट करने का।
एडवांस लाइटिंग अगर आप यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे अर्नोल्ड ऑलरेडी एक एडवांस फॉर्म ऑफ लाइटिंग कैलकुलेशन सिस्टम है, इसलिए इसको ज़रूरत नहीं पड़ती इस पॉइंट की, ठीक है। बट आप इसको ऑन करते हैं ताकि कैलकुलेशन में कहीं एरर ना आए। बिटमैप परफॉर्मेंस एंड मेमोरी ऑप्शंस, ये प्रॉक्सी से रिलेटेड है, तो इस वर्क में तो काम नहीं आएगा ये चीज़। ये आपका क्या बोलते हैं, जब हम आगे एनिमेशन की रेंडरिंग वगैरह कर रहे होंगे, मूवी की रेंडरिंग करेंगे, तब आपको ये काम आ सकता है। प्रॉक्सीज टर्म जहाँ पे भी आता है, इसका मतलब ये होता है कि ये एक तरीके का सूडो रेंडर क्रिएट करता है। सूडो रेंडर का मतलब क्या होता है? सूडो मतलब क्या होता है? फेक, है ना। सेम चीज़ प्रॉक्सी भी करती है। वो क्या करता है, वो रेफरेंसिंग कर देगा, मिररिंग कर देगा उस चीज़ की, ताकि हैवी काम आप सस्ते में निकाल के चेक कर सको और फिर उसके बाद वापस से हैवी में निकाल लो, ऐसा वाला, ठीक है। तो ये अभी तो नहीं। रेंडर आउटपुट जिस जगह सेव करना है आपको, तो वो आप सेट कर सकते हो फाइल्स में जाके, जिस जगह पे भी रखना है। बाय डिफ़ॉल्ट इस जगह पे आपका रेंडर सेव होता है, ठीक है। फाइल एंड फॉर्मेट्स जो हैं वो यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, किस फॉर्मेट में कर रहे हैं। हम EXR फॉर्मेट में कर रहे हैं। EXR के विषय में पहले ही जान चुके हैं, है ना। HDRI इमेज होती है, 29 पासेस होते हैं, वो सारे ऑप्शंस इसके अंदर मिलते हैं। ईमेल नोटिफिकेशन, अब ये मैं बताने नहीं वाला कि आपको ईमेल नोटिफिकेशन कैसे आएगा, ठीक है। आप डाल सकते हो जब ये लिंक होगा नेट से, तो रेंडर ना ईमेल में भी बताते कि आपका रेंडर हो गया है, अगर आप किसी सर्वर से रेंडर करवा रहे हो तो, ठीक है। तो जैसे रेंडर फार्म करके ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, वहाँ से करा रहे हो तो मेल आ जाएगा कि हाँ भाई रेंडर हो गया, ठीक है। तो उसके लिए है, नॉट अभी वही यूज़ नहीं, ये उसी को बताऊंगा जो मूवी बनाने पे आ जाएगा, ठीक है। अगर वहाँ तक पहुँच गए तो, उससे पहले अगर आप बोलेंगे कि मेरे को ये चीज़ बताइए, कोई मतलब नहीं, क्या करोगे सीख के, है ना। जब चीज़ निकाल ही नहीं रहे तो मतलब क्या है उसको सीख के। तो बहुत कुछ है, आप उसको सीख सकते हो, बस मेन पॉइंट है आपको उसको एज इट इज़ आपको आउटपुट उतने लाने होंगे। आउटपुट तगड़े लेते आइए तो आपको मिलते जाएगा। ये चीज़ का कोई मतलब नहीं है जब तक, ये हायर फॉर्म ऑफ चीज़ है, मतलब अभी के लिए नहीं है। जब आप अच्छा खासा इमेज रेंडरिंग, अच्छी खासी मूवीज़ निकालने लगोगे, तब आपको ज़रूरत पड़ सकती है ना। तो मुझे भी ज़रूरत नहीं पड़ी उसकी अभी तक। और मैक्स में वैसे भी मूवी मुझे निकालना है, लेकिन अभी मुझे समय नहीं मिल रहा कि कैसे निकालें। स्क्रिप्ट्स, रेंडर से रिलेटेड स्क्रिप्ट अगर आपके पास है तो वो आप डाल सकते हो, ठीक है। वो यहाँ से कॉल कर सकते हो। शेडर की स्क्रिप्ट आती हैं, जैसे टून रेंडर हो गया, वैसे टाइप की स्क्रिप्ट आती हैं जिसमें आप रेंडर करोगे तो बिल्कुल टून एक दिखेगा, है ना। वो सब इसमें रहता है। असाइन रेंडर, अगर कोई दूसरा रेंडर आप असाइन करना चाहते तो असाइन कर सकते हो। तो कॉमन में ये सेक्शन अचीव होता है, ठीक। आर्नोल्ड रेंडर पे आ जाते हैं, और यहाँ ये सब तो वर्जन है, कंपैटिबिलिटी मोड, ठीक है, दोनों में से कोई भी रख सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग सबसे बेस्ट रहती है, चेक कर सकते हैं। सैम्पलिंग एंड रे डेप्थ, सैम्पलिंग का मतलब होता है, सॉरी, सैम्पलिंग का मतलब होता है कितनी बार कैलकुलेट कराना है, और रे डेप्थ का मतलब है जो भी लाइट वहाँ बन रही है वो कितनी अंदर तक ज्योमेट्री में जाएगी। ये दोनों चीज़ें इसी बस टैब से सेट होती है, इसलिए इजी हो गया है रेंडरिंग करना। यहाँ पे क्या है, टोटल रे पर पिक्सल, टोटल रेज पर पिक्सल, नो लाइट्स, यानी यहाँ पे वैल्यू डालोगे तो कोई भी लाइट्स की जो कैलकुलेशन है वो मतलब पर पिक्सल के हिसाब से कैलकुलेट करेगा, ठीक है। आपकी रेज कितनी निकल रही हैं लाइट के, उससे उससे कोई लेना देना नहीं है। लाइट की कैलकुलेशन अलग होगी, वहाँ जो सैम्पलिंग दे रहे थे 4 और 2, है ना, वो कैलकुलेशन अलग है, ये कैलकुलेशन अलग है। यहाँ पे कैलकुलेशन 1 1 कर दोगे तो लाइट में 50 भी कर दोगे तो भी वैल्यू नहीं जनरेट होगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रेंडरिंग कैलकुलेशन हो रही है कितने तक करनी है, ठीक है। प्रीव्यू ट्रिपल ए माइनस जो है, इसका एक्चुअल जो
वैल्यू है ना वो यहाँ पे दिखती है, टोटल वैल्यूज कितनी काउंट हो रही है, मैक्स और मिनिमम 117 पर पिक्सल, मैक्सिमम 180 जाएगा। अगर गलत होती गई तो 180 तक जाएगा, नहीं हुआ तो डेड पिक्सल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए वहाँ पे जिटरिंग डॉट 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 बनती है जब सफिशिएंट आप नहीं देते हो, सफिशिएंट नॉइज, सफिशिएंट कैलकुलेशन नहीं देते हो। ठीक है, तो डी नॉइजर ऑफ करके करोगे और यहाँ पे कैमरा ए 4 कर दोगे तो देखो 320 हो गया सीधा। तो ये क्या होता है, टू द पावर 8 बढ़ाता है, कोई भी चीज़ जो है वो उसको टू द पावर 8 बढ़ाता है। तो एक वैल्यू बढ़ाओगे यानी 8 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो उस चीज़ को। कैमरा डबल ए यानी कि आपके कैमरा से एंटी एलियासिंग और बाकी सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करेगा वो कैमरा से, जितने कैमराज लगाओगे। ऐसा नहीं है कि 50 कैमरे लगा दिए तो बहुत अच्छी हो गई, नहीं, एक ही कैमरा से वो कैलकुलेट करेगा। तो कितना सैम्पलिंग रेट वहाँ से कैलकुलेट कराना है वो डिफ्यूज वैल्यू कितनी, अब देखो 4 लगाया तो टू द पावर 4 हुआ, ये टू द पावर 16 हो गया है ना, मतलब 16 टोटल निकले, 4 4 जा 16 हो गया, टू द पावर 2 है ना, 4 4 जा 16 हो गया। ये डिफ्यूज जो है 2 लगाया तो कितना निकला, 64 निकल गया, टू द पावर 8 होगा है ना, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, वैसे ही होगा ना, 2 2 जा 4 4 इंटू 4, फिर जो वैल्यू है 16 4 जा है ना, लगभग 8 है ना। तो ये वैल्यूज़ जो हैं वो ऑक्टा बेस्ड रहती हैं, तो आप भाई वो लगा लो, उसी के हिसाब से अपने कोर को कैलकुलेट कर लो कि आपका कोर कितना संभाल सकता है। ठीक है, तो डिफ्यूज़ क्या होता है, बेस कलर होता है। डिफ्यूज़ का मतलब क्या होता है, pattern and color of the object is called diffuse, but there is also one more functionality, क्या बता रहे थे तुम, शेडिंग, मतलब शेडिंग तो शेडर पूरा एक कंप्लीट चीज आ जाती ना शेडिंग में। आइसोलेटेड डिफ्यूज का मतलब क्या होता है, यानी सरफेस के ऊपर फैलाना, स्प्रेडिंग ऑफ द कलर, द रेंज इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा कलर जो है वो एक्यूरेटली ज्योमेट्री के ऊपर में कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो अगर मैं केवल फ्लैट कलर्स ले लेके काम कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे 4 कर दूंगा, 256 हो गई वैल्यू। स्पेक्युलर, बस अगर स्पेक्युलर कैलकुलेट ही नहीं करा रहा हूँ तो 0। ट्रांसमिशन है ना, अगर मैं कैलकुलेट करा रहा हूँ तो 4, मेरे पास पानी है। एसएसएस, वेरी गुड, क्या होता है, करेक्ट, तो उसको कैलकुलेट करा रहा हूँ तो ठीक है, नहीं है तो 0। वॉल्यूम इनडायरेक्ट, करेक्ट, इनडायरेक्ट लाइट है, लाइट लग के बाउंस करेगी, जितनी बार बाउंस करवाना है कैलकुलेट कराना है, 4। ठीक है, रे डेप्थ, इन्हीं कैलकुलेशन की रे डेप्थ दी हुई है। रे डेप्थ मतलब कितना भीतर तक भेजना है कैलकुलेट करने के लिए। तो जैसे मुझे ट्रांसमिशन कैलकुलेट जो है वो 16 कर देता हूँ मैं, वॉल्यूम इनडायरेक्ट 2 कर देता हूँ क्योंकि मुझे ट्रांसमिशन ज़्यादा देना है, और स्पेकुलर 2 कर देता हूँ, और डिफ्यूज़ 2 कर देता हूँ क्योंकि रे डेप्थ जो है वो ज़्यादा अंदर तक जाने वाली है, मतलब ज़्यादा देर तक कैलकुलेट करेंगी। 800 और 528 विच इज़ नॉट मोर, ज़्यादा नहीं है, काफ़ी है। एडप्टिव सैम्पलिंग, जब आप ये सिंगल सैंपल करते हो और आपको आउटपुट नहीं मिल रहा, ठीक है, तब उसके बाद एक एक्स्ट्रा सैम्पलिंग आप डालते हो। ठीक है, ये ऑन कर दोगे तो ये क्या करेगी, ये बीच में रेंडर के खराब नहीं करता, ये बस जब तक ठीक नहीं आउटपुट आएगा तब तक करते जाएगा। एडप्टिव सैम्पलिंग जो होगी धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। ठीक, तो 20 की रहती है, इसको मैं 8 या 5 कर देता हूँ। प्रोग्रेसिव ऑन मत करना, नहीं तो बार बार रेंडर करता रहेगा। मान लो आपका रेंडर अच्छा आ गया
लेकिन कोई एक पिक्सल का कैलकुलेशन बेकार होगा तो वो फिर से रेंडर मार देगा उसको। तो प्रोग्रेसिव तभी करो जब आपको लगे कि मेरा सब ठीक है, अब चलने दो, है ना, तब के लिए। नहीं तो पता चले एनिमेशन करने जा रहे हैं, 100 फ्रेम निकालनी है, और एक ही फ्रेम में वो 50 बार रेंडर मार रहा है, विच इज काइंड ऑफ नॉट थिंग। डेप्थ लिमिट कितना रे डेप्थ देना है, डेप्थ में 50 कर देता हूँ, ठीक है, 10 लिमिट टोटल कर रहे हैं हम, है ना। ट्रांसपेरेंसी डेप्थ 50 दे दे रहे हैं। लॉक सैम्पलिंग पैटर्न जो है, यूज़ ऑटो बम्प इन एसएस, ये जितना भी ऑप्शन दिख रहा है ये एडवांस ऑप्शन है, यानी कि ये क्या करते हैं, ये जो कैलकुलेशन ऑलरेडी जनरेट हो रही है उन पे एक एक्स्ट्रा कैलकुलेशन डालनी है तो आप कर दो यहाँ पे, ठीक है। यूज़ ऑटो बम्प इन एसएस, यानी अंदर से भी बम्प एक्स्ट्रा कैलकुलेट करवाएगा, तो वो फिर यहाँ पे ऐड करो। उतना तो टेक्सचरिंग अभी हमने की नहीं है ज्योमेट्री में, तो मतलब ही नहीं है उन कैलकुलेशंस की। फिल्टर्स, यानी अगर कोई फिल्टर आप लगा रहे हो यहाँ पे, मैंने एआई टून बताया था क्या, शेडर, टून शेडर अभी नहीं बताए थे ना, तो टून शेडर जो है वो इसमें अप्लाइड होगा, उस पे आएगा। तो मेरे को नेक्स्ट क्लास में याद दिलाना टून शेडर का, तो टून शेडर बता दूंगा। टून शेडिंग में क्या होगा, आप अपना रेंडर जो है वो 2D एनिमे टाइप निकालने के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे को याद दिला देना टून शेडर का, ठीक। फायरफ्लाई फिल्टरिंग जो है ये उसके लिए है, जब आप रेंडर लेते हो और आपने देखा होगा लाइट को रेंडर लेते हो तो वो डॉट 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 करके लाइट बनना शुरू हो जाती है, शेडोज बन जाती है ना, और ग्लो करती रहती है, ऐसा डब 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 लगा रहता है, वो फायरफ्लाई फिल्टरिंग से ऑफ होगा। तो आप जब क्लैंप कर दोगे उसको, है ना, एक वैल्यू दे दो कि भाई मेरे को दो वैल्यू दे दो, है ना, उसमें फिर वो डॉट 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 नहीं बनेंगे, हाँ, तो फायरफ्लाई सैम्पलिंग के लिए है। एनवायरनमेंट बैकग्राउंड जो अभी मैंने बताया, मोशन ब्लर तब के लिए जब एनिमेशन होता रहे, अभी तो एनिमेशन कर नहीं रहे रेंडर, तो उसकी ज़रूरत नहीं। हेयर डायनेमिक्स नहीं लगा हुआ है, इसलिए इसका भी कोई मतलब नहीं होगा। सिस्टम के लिए नहीं, हैवी नहीं होता, लेकिन रेंडरिंग में क्या, आपको आफ्टर इफेक्ट में भी मिल जाएगा वो चीज़, या कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर में भी कर लेगा वो। लेकिन अगर आपको अपनी रेंडरिंग में वो चीज़ देना है, जब आप कैमरा को मूव करा रहे हो और आपको वो सिनेमैटिक वाला रेंडर चाहिए, तो आप मोशन ब्लर यूज़ करो। तो ज़्यादा हैवी तो नहीं होगा वो, क्योंकि वो आर्नोल्ड का एक फीचर है, अलग से दिया गया है ना, तो वो आर्नोल्ड मोशन ब्लर्स के लिए अच्छा जाना जाता है, तो वो कैलकुलेट कर ले। गेम्स में तो अब अनरियल में तो होता ही है मोशन ब्लर, हाँ। अब अनरियल थोड़ा सा हैवी भी हो जाता है हमारे इस सिस्टम के लिए। तो टेक्सचर्स कैलकुलेशन जो है आप कैसे देना चाहते हो वो एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो, हालांकि मेमोरीज का खेल है, मैं कहूँगा कि अभी फ़िलहाल आप उस स्तर तक नहीं गए हैं, तो यहाँ जाने की अभी ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि यहाँ तक आपका कोई आर्ट वर्क यहाँ तक पहुँचा ही नहीं है अभी तक कि आप उसमें मेमोरी लिमिट करना सीखो, है ना। तो जब वहाँ तक पहुँच जाएंगे तब डेफिनेटली आप उसको सीखने के लिए जा सकते हो, अभी तो इसका कोई अर्थ नहीं है बताने का। इमेजर्स जो अभी मैंने बताया, ऑप्टिक्स वगैरह, जो अभी हमने एक सिंपल सा डीनॉइज़र लगा लिया, ठीक। एंड बाकी जो चीज़ है वो मुझे लगता है कि मैं इसको नेक्स्ट क्लास में आफ्टर एआई टून शेडर बताऊंगा, ठीक। कंप्लीट करेंगे फटाफट, फिर उसके बाद हम लोग लाइटिंग कंप्लीट कर चुके रहेंगे, क्योंकि आर्नोल्ड में उससे अधिक कुछ भी नहीं है। ये पोर्शन में मैं दो चीज़ें बताऊंगा, एक चीज़ आपका बताऊंगा क्या बोलते एओवीज निकालना, है ना, वो भी कंपोजिटिंग में काम आती है, तो वीएफएक्स वालों की काम की चीज़ है, आपके उसके लिए नहीं। दूसरा बेकिंग, वो आपके काम आएगी, आपके उतना काम की नहीं है लेकिन फिर भी है, हाँ इसी में होता है, टेक्सचर बेकिंग सारा इसी में होते हैं। तो बेकिंग और एओवी रेंडरिंग और आपका एआई टून शेडर, ठीक है। उसके बाद इसमें और कुछ आर्नोल्ड में फिर नहीं है ना, हाँ, पूछो पूछो, कुछ बोल रहे थे, कुछ तो होगा, कुछ भी नहीं है क्या, क्या ही बोले।
नीचे से बाउंस क्रिएट करना पड़ेगा, तो मुझे लगता है पानी में थोड़ा सा ना एमिशन देने की ज़रूरत है। फॉग तो काला वाला फॉग डाला हुआ है आपने। चलिए, ये एक अच्छा याद दिला दिए। तो हम क्या करेंगे, इसको वाटर्स पे जाके ना हमारा एमिशन रेट अच्छा खासा कर देते ना। सायन कलर का थोड़ा ग्रीनिश रहे तो ज़्यादा बेटर नहीं रहेगा? मस्त है ना? ऊज ऊज निकलेगा यहाँ से पूरा स्प्रेड। तो एमिशन स्प्रेड वगैरह जो है वो भी चेक कर सकते हैं। मॉडिफायर्स बहुत सारे हैं, और वो सारे के सारे मॉडलिंग के लिए नहीं है। उनमें से मॉडलिंग के कुछ हैं, कुछ टेक्सचरिंग के हैं, रिगिंग में बहुत सारे पड़ेंगे, एनिमेशन में बहुत सारे पड़ेंगे। वो पूरे के पूरे समूची चीज़ों के लिए, डायनामिक्स के लिए हैं पूरे के पूरे, मतलब पूरा सेशन है उसका, है ना? तो हाँ, पूरे तो नहीं यूज़ होंगे क्योंकि वो मॉडिफायर में कई रिपीटेशन है। तो जो आपके वर्क फ्लो के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी, वो सारे मॉडिफायर्स कवर अप हो जाएंगे। अभी हमने कौन कौन से कर लिए थे? हाँ, अनरैप, यूवी डब्ल्यू अनरैप लगाए थे। एफ एफ डी तो देख चुके, वो डिफॉर्मर के अंदर आता। तो यूवी डब्ल्यू अनरैप किए थे, फिर अनरैप भी किए थे, अनरैप यूवी डब्ल्यू भी किए। वो दो ही लगते हैं टेक्सचरिंग के वक्त में, है ना? उसके अलावा भी नीचे बहुत सारे उसके मिलेंगे, लेकिन उनका काम आता ही नहीं है लोगों को। क्यों? क्योंकि वो पहले थे, उसमें ना इंक्लूड करके रखा गया पुराना। टर्बो स्मूथ से बेटर ओपन सबडिव है। अब ओपन सबडिव जो है वो माया का है, और मैक्स में इंट्रोड्यूस किए, नहीं तो पहले लोग टर्बो स्मूथ पे ही काम चलाते थे, है ना? ओपन सबडिव में क्या होता है, ज्योमेट्री बिल्कुल नव्स जैसी दिखती है, बाकी रहती वो वाली है। हम्म? एडिट मैश जो है वो एक्चुअल में क्या करता है, पैच क्रिएट करता है। मतलब मैश को लो रेजोल्यूशन में, क्या बोलूँ उसको, यूज़ करोगे तो इसमें यूज़ कर सकते हो उसको। आपका क्या बोलते हैं, दो मैशेस आपस में पानी जैसे जोड़ते हैं ना, तो ये मैश वो प्रोडक्ट होता है। तो ये जो होता है ये ब्लॉब मैश में आता है। ब्लॉब मैश करके आपको इसमें देता है एक स्टैंडर्ड, एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड में मिलता है, एक्सटेंडेड प्रिमिटिव में ब्लॉब मैश मिलेगा। ब्लॉब मैश क्या होते हैं, एक साथ दोनों को ना क्ले जैसे जोड़ देता है, ये वैसा टाइप का मैश होता है। तो जब आप एडिट मैश करते हो तो वो उसको ब्लॉब मैश में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो डायनेमिक्स में जब यूज़ करते हैं ना, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से भेड़ते हो, कोलाइड करते हो, तो वो आपस में जुड़ जाता है, चिपक जाता है। तो वो सब चीज़ों के लिए यूज़ होता है। वो तो फिर वो आपके जब जी ब्रश का वर्क फ्लो आएगा ना तब के लिए रहेगा, क्योंकि उसमें आप यहाँ से ले जाओगे जी ब्रश में। अब यहाँ आपने इजी बनाया हुआ, जी ब्रश में ले गए, जी ब्रश में ले जाके आपने हैवी कर दिया स्कल्प्ट करके, अब वापस से इधर लाओगे, तब उन दोनों को आपस में जोड़ोगे, तब तो उसके अंदर का पॉली रिडक्शन करोगे। नहीं, रीटोपो नहीं। जब यहीं पे बना लिया तो रीटोपो की क्या ज़रूरत है? सीधी बात है, जीब्रश में मॉडल बनाओगे, इधर लाओगे, तब रीटोपो करना पड़ता है। मैश मैक्स में ही तुमने मॉडल बनाया, बेस मैश वहाँ भेज दिया, वहाँ तुमने डिटेल्स डाल दी, इधर लाई तो, और जो तुम्हारे पास ऑलरेडी है उसी के ऊपर में उसको प्रोजेक्ट मार देते हो, पूरी डिटेल्स उधर शिफ्ट हो जाती है। रीटोपो टर्म ना थोड़ा सा ओवर रेटेड है, मैं बताऊं। ओवर रेटेड है, अंडर रेटेड नहीं, ओवर रेटेड है। क्यों? क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे आर्टिस्ट जो है ना, वो ये बोलते हैं कि रीटोपो करना सीखिए, रीटोपो करना सीखिए। हमारे प्रिंस देवांगन है, वो भी रीटोपो वाला वर्क फ्लो उनको बहुत जमा, है ना? रीटोपो
वो रीटोपो टर्म किस चीज़ के लिए है किसी को आइडिया भी नहीं होगा। रीटोपो का मतलब तो पता है भाई कि जब आपने जी ब्रश पे मॉडल बनाया, उसको आप इधर लाए और इधर ला के उसके ऊपर में आप रीटोपो करते हैं, ठीक है। अब रीटोपो करने का मतलब आप उसके मैश को लूप दे रहे हैं, है ना, रीमैश क्रिएट कर रहे हैं ताकि वो पूरा कवर हो जाए। बाद में जितनी डिटेल्स आपने ZBrush में निकाली थी या स्कल्पटिंग सॉफ्टवेयर में निकाली थी, उसके मैप को आप इस पे अप्लाई कर देते हैं ताकि वो डिटेल्स इसके अंदर प्रोजेक्ट हो जाए। तो लो पॉली मॉडल रहता है लेकिन दिखता हाई पॉली है, ये वर्क फ्लो रहता है। अब ये वर्क फ्लो में सबसे ज़्यादा टाइम बचता कब है? जब आपके पास कॉन्सेप्ट आर्ट है। कॉन्सेप्ट आर्ट में आप बना लेते हैं बेस मैश फटाफट, और उस बेस मैश को ले जाते हैं आप कहाँ? ZBrush में। आप उसमें डिटेल्स बनाते हैं, फटाक से यहाँ लाते हैं और डायरेक्ट प्रोजेक्ट मार देते हैं, ज्योमेट्री ले लेती। क्यों? क्योंकि टोपोलॉजी मैंने पहले ही क्रिएट कर दी। तो वो किसके लिए है? वो टोपोलॉजी उन लोगों के लिए जिनका वर्क फ्लो ही ZBrush से शुरू होता है। अब आपका ZBrush उतना तगड़ा है ही नहीं, और आप उसको लेके आओगे मैक्स में और फिर रीटोपो करोगे, बोलोगे कि रीटोपो ज़्यादा सही लगता है मेरे को, है ना। मुझे वही वही चीज़ लगी कि इट्स लिटिल बिट ओवर रेटेड। ये आप वही कर रहे हो, बोलना चाहिए कि नाक आप सीधी पकड़ो या घुमा के पकड़ो, सॉरी कान सीधा पकड़ो या घुमा के पकड़ो, एक ही बात है ना। बस आप रीटोपो है आपका, ये घुमा के हाथ पकड़ना रीटोपो है। और नॉर्मल शुरुआत में बेस मैश बनाए, ZBrush में ले गए। ZBrush का मैश लेयर में डिवाइड होता है, सब डिवाइड होता है लेयर में, है ना। उसमें ना हायरार्की बनती जाती है, 1 2 3 4 लेवल्स में डिवाइड होता जाता है। तो अगर आपने बेस मैश पहले ही बना लिया ना, तो आप किसी भी स्तर पे रुक सकते हो कि ZBrush में इतने पॉलीज में मेरा जितना डिटेल है वो सफिशिएंट आ गया है, अब मैं डायरेक्ट ले जाऊंगा। तो आप उस मॉडल को एनिमेट भी कर सकोगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी टोपोलॉजी बना हुआ है, टेंशन ही नहीं है। गलत नहीं है, मेन उन लोगों हाँ। अब आपकी क्लास है, अब आप बैठिए। ओके, so that's it for today. Bye bye, take care.